नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेंजर स्टोरी पर। सबसे पहले हम दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे आप सभी सब्सक्राइबर्स का, जिन्होंने हमारे चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट दिया। आप सबकी वजह से ही आज डेंजर स्टोरी एक ऐसा नाम बन चुका है जहां हर कहानी डर, रहस्य और रोमांच से भरी होती है। हमारा मकसद सिर्फ आपको डराना नहीं, बल्कि ऐसी कहानियां सुनाना है जो आपके दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ जाएं। अगर आप सस्पेंस, हॉरर और रहस्यमयी कहानियों के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और अगर आप यहाँ नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको एक अलग ही डर की दुनिया में ले जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी, क्योंकि यहाँ डर सिर्फ महसूस नहीं, जिया जाता है। ये है डेंजर स्टोरी, जहाँ हर कहानी खतरनाक होती है। क्या भूत हमेशा वही होते हैं जो हमें डराते हैं, या फिर वो हमारी नज़रों के सामने होते हुए भी हमसे छुपे रहते हैं? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेंजर स्टोरी पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आज की कहानी है विक्रम की, जो एक मनोचिकित्सक होते हुए भी एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसने उसके विज्ञान के सारे सिद्धांतों को हिलाकर रख दिया। विक्रम अपने गांव में छुट्टियां मना रहा था जब अचानक एक सुबह उसकी शांति को एक अजीब शोर ने भंग कर दिया। वह जानने के लिए निकला तो पता चला कि गांव के कुम्हार जगदीश की बेटी ऋतु पर किसी अनजाने साए का साया था। ऋतु कभी जोर जोर से हंस रही थी, कभी अचानक नाचने लगती और कभी चीखने लगती। पूरा गांव दहशत में था। क्या सच में ऋतु पर किसी पीपल के भूत का साया था, या कहानी के पीछे कोई और खौफनाक सच छुपा था? ये जानने के लिए देखिए पूरी कहानी सिर्फ हमारे चैनल डेंजर स्टोरी पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ही हमारा चैनल आज डर और सस्पेंस की दुनिया में अपनी एक खास पहचान बना रहा है। अगर आपके साथ भी कभी कोई डरावनी या रहस्यमयी घटना घटी हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम लिंक के माध्यम से उसे हमारे साथ शेयर कीजिए। आपकी कहानी भी हमारे चैनल पर जगह पा सकती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो तैयार हो जाइए डर और रहस्य के एक नए सफर के लिए, क्योंकि डर कभी कभी हमारी सोच से परे होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी, क्योंकि यहाँ डर सिर्फ महसूस नहीं, जिया जाता है। ये है डेंजर स्टोरी, जहाँ हर कहानी खतरनाक होती है। टक टक करती विक्रम की अंगुलियां उसके 28 इंच के लैपटॉप पर फटाफट दौड़ती दिखी। स्क्रीन उसकी नज़रों के सामने ही थी और स्पष्ट था कि वहाँ वो कोई आर्टिकल लिखने की तैयारी में था, जिसका शीर्षक वो पहले ही टाइप कर चुका था। वो शीर्षक था पीपल का भूत। ये शीर्षक पढ़कर आप ये मानने की भूल मत कर बैठना कि वो कोई डरावनी कहानी लिखने जा रहा था। यकीन मानिए, इस कहानी में भूत तो ज़रूर था, पर वो आपकी और हमारी सोच से एकदम परे था। एक ऐसा भूत जिसे आप रोज़ देखते व सुनते हैं पर नज़रअंदाज कर जाते हैं। विक्रम ने भी एक सप्ताह पहले एक ऐसे ही भूत से मुलाकात की थी, जिसका वर्णन वो अपने इस आर्टिकल में करने जा रहा था। एक मनोचिकित्सक होने के नाते विक्रम इन अंधविश्वासी बातों पर यकीन तो नहीं करता था, पर एक सप्ताह पहले हुई घटना से रूबरू होने के बाद उसे अपने विचारों में बदलाव लाना पड़ा। विक्रम ने अपनी आंखों पर चढ़े चश्मे को ठीक किया और कुछ क्षण बाद उसकी अंगुलियां यकायक कीबोर्ड पर चल पड़ी। उस घटना की शुरुआत उस सुबह हुई जब विक्रम अपने बगीचे में रखी कुर्सी पर बैठा गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेते हुए अखबार की सुर्खियों पर नज़र डाल रहा था। उसे क्या पता था कि कुछ ही पलों में एक खबर स्वयं ही उसके पास उड़ते हुए पहुंच जाएगी। एक ही दिन बीता था उसे शहर से अपने गांव पहुंचे हुए, और यहाँ की सुबह की ताज़ा ठंडी हवाएं उसे बेहद भा रही थी। चारों ओर बहती वो हवाएं उसके बगीचे को ही नहीं, बल्कि उसके मन को भी महका रही थी। करीब 8 बजे का वक्त रहा होगा। विक्रम ने कल्पना करी कि वो इस वक्त शहर की डीजल पेट्रोल से परिपूर्ण हवा में सांसें लेते हुए अपने ऑफिस पहुंचने की जद्दोजहद में लगा होता, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल एक सप्ताह के लिए ही वो यहाँ आया था, पर उसका मन किया कि काश वो इस एक सप्ताह को 1 माह में तब्दील कर सके। पर अफसोस, ये ख्याल उसे नामुमकिन सा लगा। चाय की प्याली उठाए उसने अभी उसे होंठों से छुआ ही था कि पास वाली गली से एक अनजाना सा शोर गूंज उठा।
और विक्रम फौरन चाय को वापस टेबल पर रख उठ खड़ा हुआ। घर से बाहर निकलकर विक्रम ने आसपास के लोगों से जब इस शोर का कारण जानना चाहा, तब वो जिस सच्चाई से वाकिफ हुआ उसे जानकर तो उसकी भौहें तन उठी। बात ही कुछ ऐसी थी कि जिस पर विश्वास करना उसे बेहद कठिन लगा। यकीन करना मुश्किल था, पर गांव के हर शख्स के मुंह पे यही बात थी कि जगदीश कुम्हार की बेटी रितु भूतिया गई थी। अरे तभी तो वो पागलों की तरह चीख रही थी। जब मन में आया तो कभी हंस रही थी और कभी मदमस्त होकर नाच रही थी। गली के सभी सदस्य रितु को देखने जगदीश के घर दौड़े चले जा रहे थे और विक्रम भी मामले की तह तक पहुंचने के लिए उस तरफ रुख करता दिखा। ये केवल जिज्ञासा ही नहीं, बल्कि विक्रम के मन में उठे वो सवाल भी उसे घर से बाहर खींचे ले आए, जिनके जवाब शायद ही उसे किसी विज्ञान की किताब में मिलते। लोगों का पीछा करते करते विक्रम उस गली के मुहाने आ पहुंचा जहां से शोर उठा था, और करीब आते ही उसने भीड़ का एक घना जमावड़ा वहां एकत्र पाया, जिसका आकर्षण बिंदु रितु थी। भीड़ से धक्का मुक्की कर विक्रम जब आगे पहुंचा तो उसे सामने एक 17 साल की लड़की दिखाई दी, जो कभी पागलों की तरह अपने उथले सूखे बालों को नोच रही थी, तो कभी भीड़ की तरफ देखकर उन्हें गालियां सुनाती, और कभी मन में आता तो खुद ही मन गाने गुनगुना नाच उठती। विक्रम उसकी दशा देखकर समझ गया कि यही रितु है। भीड़ के बीचों बीच घिरी रितु को देखकर ऐसा लगा मानो वो कोई तमाशा खेल रही हो, जिसे ये भीड़ दर्शक की भांति देख रही थी। लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था उसने, जो अब मिट्टी में बुरी तरह सन चुका था। चेहरे व बालों पर लाल गुलाल फेर कर वो भीड़ की आंखों में देखकर जोर से चीखती, मानो उन्हें बता रही हो कि वो उनसे अब नहीं डरती। न जाने किस बात का गुस्सा था उसकी चिल्लाहट में कि सुनने वाला हर शख्स उससे भय खा गया, और कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये उस लड़की का भय ही था कि जहां वो एक कदम भीड़ की तरफ बढ़ाती तो वहीं भीड़ 10 कदम पीछे खींची चली जाती। ये देखकर कभी कभी वो बहुत खुश होती और ठहाके लगाकर हंस पड़ती। कायर कायर चिल्लाते हुए रितु ऐसे ही भीड़ को पीछे धकेलती रही, पर जब वो विक्रम के सामने आई तो विक्रम ने भीड़ के बाकी लोगों की तरह अपने कदम पीछे नहीं खींचे, बल्कि उसने अडिग नजरों से रितु के रौद्र रूप का सामना किया। विक्रम की पैनी निगाहों से स्पष्ट था कि वो रितु की मनोस्थिति का निरीक्षण कर रहा था। उसकी आंखों पर चढ़े चश्मे के शीशों पर उभरती रितु की दोहरी परछाई न जाने क्यों विक्रम को रितु के दूसरे व्यक्तित्व से मिलाती दिखी, जिसे भीड़ में मौजूद कोई भी शख्स देख नहीं पाया। इससे पहले कि विक्रम उसे और समझ पाता, रितु उसकी नज़रों से दूर हो चली और भीड़ में खड़ी एक हमउम्र लड़की की तरफ मुड़कर उसे पास बुलाने का प्रयास किया। पर रितु को देख वो लड़की भीड़ में ओझल हो गई, शायद इसलिए कि वो उससे खौफ खा चुकी थी। समाज से दरकिनार हो चुकी रितु अचानक दहाड़ मारकर रो पड़ी और ज़मीन पर बैठकर अपने हाथों से मिट्टी बटोरकर हवा में उड़ाने लगी। अजीब मंजर था ये, जिसे समझ पाने में विक्रम को थोड़ा वक्त लगा, पर वो इतना ज़रूर मान चुका था कि रितु किसी मनोवैज्ञानिक विकार यानी कि किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित थी। आसपास खड़ी भीड़ तो दर्शक की भांति मूक बनी रही। थक हार कर रितु के पिता जगदीश ने आकर रितु को काबू में करना चाहा, पर न जाने कहां से उस लड़की में इतनी ताकत आ गई कि उसने झटक कर जगदीश को दूर जा फेंका, और सारी भीड़ ये देखकर अवाक रह गई। रितु की मां भी माथा पकड़कर एक कोने में रोती दिखी। रितु की स्थिति को काबू से बाहर जाता देख किसी भी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई उसे नियंत्रण में वापस ला सके। बाहर घूमते बच्चे और बेटियों को उनकी माएँ ज़बरदस्ती अपने घरों में वापस खींचती दिखी कि कहीं उन्हें भी ये भूत न पकड़ ले। किसी ने कहा कि चुड़ैल है, तो किसी ने कहा कि पीपल का भूत है, और ज़्यादातर मत पीपल के भूत को मिले, क्योंकि वो पहले भी गांव की लड़कियों को पकड़ चुका था। सबने मान लिया था कि रितु भूतिया गई है और किसी झाड़ फूंक वाले को बुलाकर ही हल निकाला जा सकता है। ये सब विक्रम को महज एक मजाक लगा, और उसने कोशिश करी कि वो स्वयं ही रितु को समझा बुझाकर शांत कर सके, पर उसके पास खड़े एक शख्स प्रकाश ने उसका हाथ थामकर उसे रोक लिया और बोला, रहने दो विक्रम, प्रेत का वास है उस पर, कहीं कोई जानलेवा हमला कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी ओझा को बुलाया गया है, वो आएंगे तो सब शांत हो जाएगा। ये तो यहाँ रोज का ही ड्रामा है। विक्रम ने मन मसोस कर प्रकाश की बात मान ली
और ओझा के आने तक रुकने का विचार बनाया। ओझा की बात चली तो ऐसे में याद आए 40 बरस के रामकिशोर ओझा, जो गांव के मशहूर ओझाओं में से एक थे और गांव की ऐसे ही कई ऊपरी समस्याओं को सुलझाने का अनुभव रखते थे। पहले भी वो कई बार इस पीपल के भूत से निपट चुके थे और उसे दूर भगा चुके थे, पर यह भूत इतना कमबख्त था कि हर साल 2 साल में वापस आ ही जाता था। अभी 2 ही वर्ष हुए थे जब पास के ही गांव की 10 साल की मुनिया भी इसी प्रेत से ग्रस्त थी। तब वो रामकिशोर ही थे जिन्होंने एक निर्दोष मुर्गे की बलि देकर और देसी शराब चढ़ाकर इस भूत को मनाया था। शायद ये मांस और शराब की तलब ही थी जो इस भूत को वापस इस गांव की ओर खींच ले आता है। खैर, इस तलब से तो इंसान भी अछूते नहीं थे, तो ये भूत कहाँ पीछे रहता। जगदीश जी के आग्रह पर रामकिशोर ने ऋतु को देखना स्वीकार किया और भगवा धारण की वो फौरन उनके घर पधारे। संपूर्ण भीड़ ने उन्हें आदर भाव से देखा और उनके बढ़ने के लिए रास्ता बनाया। विक्रम भी भीड़ में शामिल होकर उनकी कार्यविधि को ध्यान से देखता रहा। जगदीश व बाकी के 3 अन्य सदस्यों ने ऋतु को जबरन धर दबोचा और उसे ओझा के सामने ला बिठाया, जिसे देख वो आग बबूला हो उठी। रामकिशोर जहां आंखें बंद करके धीमे स्वर में मंत्रों का जाप करते हुए हाथ में चावल के दानों को मसलता दिखा, वही ऋतु भी उसके ध्यान को भंग करने हेतु उसे गालियां देती दिखी। कभी कभी वो ओझा पर हड़कते हुए झपटी भी, पर लोगों की पकड़ उसके जिस्म पर ज्यादा मजबूत निकली और वो कुछ न कर पाई। हर पल ऋतु ने आजाद होने के लिए खूब हाथ पैर पटके, पर वो नाकाम रही। कुछ न बनते देख ऋतु गुस्से में चीख पड़ी और वो ओझा पर थूकने लगी। इस पर रामकिशोर का ध्यान टूट गया और गुस्से में आकर उसने ऋतु के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दी। थप्पड़ खाकर ऋतु जोर जोर से हंसने लगी और आसपास की एकत्र भीड़ उसकी इस हरकत पर हैरान हो उठी। ओझा ने ऋतु के बाल अपने हाथों में भींच लिए और उन्हें खींचते हुए पूछ पड़ा, बोल कौन है तू? ओझा के कसते हुए हाथों को अपने बालों पर महसूस कर ऋतु का चेहरा शिकन से भर उठा और वो दहाड़ते हुए बोली, जोर से मत खींच, तेरी जायदाद नहीं हूं मैं। जवाब पाकर वो ओझा क्रोध में आ गया और उसके बालों पर अपनी पकड़ और सख्त कर दी। ऋतु का चेहरा दर्द से भींच उठा, पर वो करा ही नहीं। किसे पुकारती वो मदद के लिए? आखिर इस ओझा को उसके पिता ने ही तो बुलाया था। ओझा ने फिर अपना सवाल दोहराया, बता क्या नाम है तेरा? इस सवाल पर ऋतु ने जवाब में कहा, तू बड़ा ओझा बनता फिरता है, तू ही बतला दे कि मैं कौन हूं। ये कैसे जवाब दे रही थी वो लड़की? ओझा ही नहीं बल्कि उसे सुनने वाला हर कोई शख्स इस पल हैरान रह गया। पर भीड़ में खड़ा विक्रम उस 17 साल की लड़की के जवाब पर मुस्कुरा उठा। ऋतु का सवाल उस ओझा के लिए एक खुली चुनौती जैसा था, जिसे सुनकर ओझा सकते में आ गया और कुछ न सूझते देख उसने फिर एक थप्पड़ ऋतु को जड़ दिया और ऋतु ने चीखकर उस थप्पड़ का विरोध किया। बार बार थप्पड़ों की मार से ऋतु के गालों की चमड़ी लाल पड़ती दिखी। अपनी इकलौती बेटी की ऐसी प्रताड़ना को देखकर ऋतु की मां का दिल भर आया, पर वो चाहकर भी उस पूछताछ को रोक नहीं पाई। एक हंसती खेलती लड़की थी ऋतु, जिससे सारा घर चहका करता था। घर के कामों से जी चुराती जरूर थी, पर मां की जरा सी डांट पर हर काम को शिद्दत से पूरा भी करती थी। उसे नाचने व गीत गुनगुनाने का बेहद शौक था। हर पल घर के किसी कोने से उसकी कोयल सी सुरीली आवाज गूंजा करती थी, जो किसी के टोकने पर ही शांत होती थी। पर आज वो ऋतु कहीं गुम थी। उसकी मां ने सामने बैठी उस लड़की में अपनी खोई हुई ऋतु को बहुत तलाशा, पर वो उसे ढूंढ नहीं पाई। कोयल के जैसी चहकने वाली लड़की आज उसके आंगन में दहाड़ रही थी, रो रही थी। उस लड़की का चेहरा ऋतु से मेल जरूर खाता था, पर वो बेटी न जाने कहाँ खो गई थी। शायद इसी सवाल का जवाब आज सिर्फ वो माँ ही नहीं बल्कि भीड़ में मौजूद हर वो शख्स ढूंढ रहा था जो उस ऋतु को जानता था। ओझा ने फिर उसके बाल झटके और तेज स्वर में बोला, बता क्या चाहिए तुझे? क्या लेगी तू इस लड़की को छोड़ने का? न जाने क्यों इस सवाल का जवाब देना ऋतु को बेहद आसान लगा और सख्त स्वर में उसने जवाब दिया, सपने चाहिए मुझे, बोल दे सकता है तू? दोबारा ऋतु का उलझा हुआ जवाब पाकर ओझा अचंभे में पड़ गया, पर ऋतु शांत न बैठी और दहाड़ते हुए अपने शब्द दोहराने लगी, बोल दे सकता है तू? इस सवाल पर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जवाब न पाकर ऋतु खींच उठी और अचानक जोर जोर से चीखने लगी।
ओझा ने फिर आंखें बंद करके मंत्रों का जाप किया और कच्चे चावल के छींटे ऋतु पर उड़ाने लगा। ये कैसा खेल रचा जा रहा था? विक्रम ने तो न कभी ऐसा कुछ देखा था और न ही ऐसा कुछ सुना था, पर वो इतना जरूर समझ चुका था कि ऋतु कोई बीमार या भूतिया लड़की नहीं थी, बल्कि वो तो अपनी आकांक्षाओं और सपनों की घुटन में पल पल घुट रही थी, जिसे समझने वाला वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे ऋतु अपनी हिम्मत हारने लगी और अचानक अपनी मानसिक प्रताड़ना के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते ही धम्म से जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। संपूर्ण भीड़ में हलचल मच गई और ऋतु के आसपास एकत्र लोगों ने उसे होश में लाने का प्रयास किया, पर वो असफल रहे। अंत में ऋतु को अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया गया, जिस पर विक्रम भी सहमत दिखा। कुछ ही क्षणों में ऋतु को बेहोशी की हालत में भीड़ के बीच से निकालना पड़ा और एक पल ऐसा भी आया जब उसे विक्रम के करीब से गुजारा गया। विक्रम ने उसे सहानुभूति भरी निगाहों से देखा और प्रार्थना करी कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। न जाने ऐसे कितने अनकहे सवाल रह गए थे विक्रम के जहन में, जिन्हें वो ऋतु के सामने रखना तो चाहता था, पर अफसोस कि ऋतु इस वक्त कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। ऋतु को फौरन नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और सारी भीड़ उसके घर के सामने से बिखर कर अपने अपने गंतव्य की ओर रुक कर गई। कुछ औरतें ऋतु की मां को दिलासा देने के लिए उसके घर के आसपास खड़ी दिखाई दी। विक्रम ने भी भारी मन के साथ सबको वापस लौटता देख अपने घर जाने का मन बनाया और उसके साथ खड़े साथी प्रकाश ने भी इस पर सहमति जताई। पर अचानक विक्रम का ध्यान एक लड़की पर गया जो उदास नजरों से भीड़ को बिखरते हुए देख रही थी। ये वही लड़की थी जिसे कुछ घंटे पहले ऋतु भीड़ में से पुकार रही थी, पर वो डर कर भीड़ में ही कहीं छिप गई थी। उसे देख विक्रम जिज्ञासापूर्वक उसकी ओर खींचा चला गया। विक्रम के करीब आते ही पहले तो वो लड़की सहम उठी, पर विक्रम ने अपने चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान बिखेरी और उससे पूछ पड़ा, क्या तुम ऋतु को जानती हो? वो लड़की विक्रम के सवाल पर असहज हो उठी और जवाब दिए बगैर उसने अपने कदम पीछे खींच ली और मुड़ गई। विक्रम ने उसे रोकना चाहा, पर वो उसे क्या कहकर पुकारे ये उसे सूझ नहीं पाया। विक्रम उसे अपनी नजरों दूर होता हुआ देखता रहा। इतने में प्रकाश भी विक्रम के साथ आ खड़ा हुआ और उस लड़की को दूर जाता देख बोल उठा, वो सुषमा है, कायम सिंह की बिटिया। चलो। इतने सारे सवालों के बीच घिरे विक्रम को उसके एक सवाल का जवाब तो मिल चुका था और बाकी के जवाबों के लिए उसे अपनी एक नई मंजिल भी सोच ली थी। शाम का सूरज आसमान में छिपने की तैयारी में था और उसकी लालिमा पूरे आकाश में इस कदर छाई हुई थी कि मानो किसी ने रंग की शीशी उड़ेल दी हो और आनन फानन में ही ब्रश चलाकर उन रंगों को आकाश में फैला दिया हो। क्या इस आसमां के परे बसने वाला भी कोई कलाकार था? नजरें ऊपर उठाए हुए विक्रम के मन ने ये सवाल खुद से ही किया और मुस्कुरा उठा। शाम के वक्त खेतों में टहलना विक्रम के टाइम टेबल में शामिल नहीं था, पर आज सुबह जो घटा उसके बाद तो उसने उस भूतिया पेड़ को देखने की ठान ही ली थी, जो कहीं ना कहीं सुबह की घटना में शामिल था। ऋतु को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, पर उसकी स्थिति के बारे में कोई ठोस खबर खुलकर बाहर नहीं आई थी, जिसकी वजह से विक्रम मन ही मन थोड़ा चिंतित भी था। न जाने क्यों वो उस अनजान लड़की के लिए इतना कुछ महसूस करने लगा था। ये एहसास भी अपने आप में एक पहेली सा था, जिसमें ज्यादा उलझना उसने बेहतर न समझा और उस पीपल के भूत से मुलाकात करना उसे ज्यादा उचित लगा। क्या पता वो भूत ही उसे वो सारे जवाब दे दे जिन्हें वो इंसानों से न पा सका था। कुछ ही पलों में विक्रम चलते चलते खेतों के किनारे आ खड़ा हुआ और नजरें उठाकर उसने उस पेड़ के दीदार किए जो बस कुछ इंचों की दूरी पर खड़ा था। शानदार पेड़ था वो पीपल का, एकदम घना और हरा भरा। उसका कद लगभग 35 फीट ऊंचा था। उसके तने देखने भर से ही बेहद सख्त व मजबूत लगे और उस पेड़ की मोटाई 4 इंसानों के बराबर लगी। कोई भी उसे देखकर कह सकता था कि यह वृक्ष सालों का नहीं बल्कि सदियों बरस का है। न जाने कितनी धारणाएं उस पीपल के पेड़ से जुड़ी हुई थी। कोई भूल से अगर उस पेड़ का कुछ खा ले तो वो बीमार पड़ सकता था। कोई भूल से उस पेड़ के पास से सुगंधित परफ्यूम लगाकर गुजर जाए तो उस पर भूत सवार हो सकता था, और तो और उस पेड़ के आसपास मलमूत्र त्यागने तक की मनाही थी। हालांकि इन धारणाओं में कितनी सच्चाई थी इसका प्रमाण किसी के पास नहीं था, पर इन धारणाओं में लोगों का विश्वास अटूट था। विक्रम ने करीब आकर उस वृक्ष का नजदीक से निरीक्षण किया और उसकी सौंधी सी मिट्टी की खुशबू उसके मन को तरोताजा कर गई।
चिड़ियों का झुंड उस पेड़ की तनों पर रेंगता दिखा। आसपास उड़ते पक्षियों का झुंड चहचहाते हुए वापस उस पेड़ पर लौटता दिखा। न जाने कितने जीवों का घर था वो पीपल का पेड़। वहां भला किसी भूत का वास कैसे हो सकता था? विक्रम ने अपनी अंगुलियां उस वृक्ष की सतह पर इसी उम्मीद से दौड़ा दी कि शायद वो उसे छूकर कुछ ऐसा महसूस कर सके जिससे कि किसी अनजान उपस्थिति का एहसास हो, पर अफसोस वो उस वृक्ष को छूकर ऐसा कुछ भी महसूस नहीं कर पाया। कुल मिलाकर विक्रम को वो वृक्ष एक साधारण वृक्ष जैसा ही लगा, जिसकी घनी छाया के नीचे ठंडी हवाओं का वास था, जिसकी मजबूत शिलाओं की भांति तनों पर उन खूबसूरत पक्षियों और उनके घोंसलों का वास था, न कि किसी भूत का। विक्रम उस वृक्ष की तफ्शीश में इतना मशगूल था कि अचानक अपने पीछे हुई एक अनजानी आहट पर वो चौंक उठा और धक्के से उसका दिल उसके सीने में उठकर रह गया। कहीं वो आहट भूत की तो नहीं थी जो अपनी उपस्थिति विक्रम को जाहिर कर रहा था। विक्रम झट से पीछे मुड़ा और सामने थोड़ी सी दूरी पर खड़ी सुषमा को देखकर हैरान हो उठा। सूखे पत्तों को अपने कदमों तले रौंदती हुई सुषमा विक्रम को देखकर अपनी जगह थम गई और दोनों ने कुछ क्षण भर सिर्फ एक दूसरे को ताका। विक्रम सुषमा को देख वृक्ष से दूर जा हटा और बोला, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए सुषमा। अपना नाम सुनकर सुषमा ने हैरानी के भाव प्रकट की, जिस पर विक्रम ने स्पष्टीकरण दिया, घबराओ मत, तुम्हारा नाम प्रकाश ने बताया था। जानता हूं मैं उसे और तुम्हारे पिता कायम सिंह जी को भी। तुम यहां क्या कर रही हो? जवाब देने के बजाय सुषमा ने अपनी नजरें ऊपर उठाकर उस पीपल के पेड़ की तरफ टिका दी, जो गिरती शाम की स्याह रोशनी में और भी ज्यादा भयावह होता जा रहा था। विक्रम ने भी उसकी खामोश नजरों का पीछा किया और अनुमान लगाते हुए बोला, क्या तुम भी उस भूत को ढूंढ रही हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूं? विक्रम के सवाल पर सुषमा की नजरें भटकती हुई सी प्रतीत हुई और उसने असहज भरे स्वर में कहा, खेल खेल में ऋतु के कहने पर हम दोनों कई बार इस पेड़ के नीचे से होकर गुजरे हैं। वो कहती थी कि देखते हैं किसे ये भूत पहले पकड़ता है। लगता है शायद आज वो जीत गई। अपनी अगलियों को टटोलते हुए सुषमा ने अपने कदम आगे बढ़ाए और बोली, ऋतु ऐसी ही थी, हर बात पे कोई ना कोई नई चुनौती ढूंढती रहती थी। मैंने कई बार उसे टोका पर वो मेरी सुनती ही कहाँ थी। चलते चलते वो उस पीपल के पेड़ के नज़दीक आ खड़ी हुई और उसे यूं ताकने कि मानो कुछ पूछ रही हो उससे। सुषमा आसानी से उन दिनों की कल्पना कर सकती थी जिनमें वो और ऋतु शामिल थे और कैसे वो दोनों इस पेड़ के नीचे से होते हुए दौड़ लगाते थे और उस दौड़ में भी ज़्यादातर ऋतु ही विजयी रहती थी। सुषमा का ध्यान तोड़ते हुए विक्रम ने कहा, लगता है ऋतु काफ़ी हठी स्वभाव की थी। उसके इस स्वभाव की एक छोटी झलक तो आज सुबह ही देख ली थी मैंने, जब उसने उस ओंझा को खुली चुनौती दे डाली थी। इस बात पर सुषमा भी सहमत दिखी। शाम गिरने लगी थी और अंधेरा आकाश के मुहाने तक आ पहुंचा था। सुषमा ने पास बने चबूतरे की तरफ अपने कदम धीमी गति से बढ़ाए और वहां बैठकर सामने डूबते सूरज को बादलों के बीच लुप्त होते हुए देखने लगी। उसे अपने मन की उदासी चारों ओर दिखाई दी और यूं लगा मानो सब कुछ बेरंग और नीरस हो चला हो। आज उसका घर जाने का मन बिल्कुल नहीं किया। सूरज को आसमान में खोता देख सुषमा ने कहा, न जाने कितने लोगों ने डर के कारण इस चबूतरे पर बैठना छोड़ दिया और शाम के इस खूबसूरत नज़ारे से महरूम रह गए। अब पता चला कि ऋतु क्यों अक्सर शाम को यहाँ आया करती थी। सुषमा की बात सुनकर विक्रम भी उस चबूतरे की तरफ खींचा चला आया और उसके बगल में बैठकर सामने आकाश की ओर ताकने लगा। खुले खेतों के ऊपर डूबता वो सूरज वाकई किसी और जहां का लगा। शहर में तो ये बादलों में छिपने से पहले ही वहां की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में उलझकर ही कहीं खो जाता है, पर यहाँ विक्रम उसे पल पल आकाश में छोटा होता हुआ देख रहा था। ये एक विलक्षण नज़ारा था जिसका वर्णन शब्दों में करना नामुमकिन सा था। इसे तो सिर्फ महसूस ही किया जा सकता था। क्या ऋतु अक्सर यहाँ अकेले ही आए करती थी? विक्रम ने पूछा। सुषमा ने अनिश्चितता व्यक्त करते हुए अपनी गर्दन हिलाई और कहा, क्या पता, मैंने तो कई बार उसे ढूंढते हुए यही पाया है। यहाँ वो डांस की प्रैक्टिस भी किया करती थी। विक्रम ने हैरानी भरे स्वर में पूछा, डांस? सुषमा ने बताया, अगले महीने हमारे स्कूल में एक डांस प्रतियोगिता है। ऋतु का बड़ा मन था उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का, पर लगता है कि अब
सुषमा ने अपने वाक्य को अधूरा ही छोड़ दिया और अपने सिर को झुका लिया, पर विक्रम उसके अनकहे शब्दों का आशय समझ गया और बोला, तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो। मुझे यकीन है कि ऋतु डांस प्रतियोगिता से पहले पूरी तरह ठीक हो जाएगी। इस पर सुषमा ने फिर धीमे स्वर में जवाब दिया, हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि वो ठीक होना चाहती है। क्या मतलब? विक्रम ने चौंकते हुए पूछा। अचानक सर्र से एक ठंडी हवा का झोंका पश्चिम से दौड़ा चला आया। आसपास की घनी झाड़ियां और पीपल का पेड़ उस झोंके में आवाज करते हुए सिहर उठे। सुषमा के खुले बाल भी हवा के रुख के साथ उड़ान भरने लगे और सुषमा ने उनकी इस हरकत को नजरअंदाज करते हुए जवाब दिया, ऋतु की शादी तय कर दी है उसके घर वालों ने, वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ। जब से ये शादी की बात चली है तभी से ही वो उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी। सुषमा ने विक्रम की ओर देखा और सख्त स्वर में कहा, वो सिर्फ 17 साल की है। खुद को लेकर कई सपने जोड़ रखे हैं उसने, पर किसी 28 साल के अनजान आदमी के साथ खुद को ब्याहते हुए देखना उसके सपनों में शामिल नहीं है। वो पढ़ना चाहती है, गांव की इन गलियों से निकलकर बाहर की दुनिया देखना चाहती है, पर किसी रिश्ते में बंधकर नहीं, बल्कि आज़ाद होकर, आत्मनिर्भर बनकर। ये कहते हुए सुषमा की आंखों में भी वैसा ही क्रोध झलका जैसा विक्रम ने आज सुबह ऋतु की आंखों में देखा था। सुषमा यही नहीं रुकी। अपने शब्द बटोरते हुए उसने कहा, क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि ये भूत प्रेत हमेशा सिर्फ औरतों और लड़कियों को ही क्यों परेशान करते हैं? आखिर आदमी भी तो रहते हैं इस गांव में, तो फिर हर बार औरतें और लड़कियां ही क्यों इन भूत प्रेतों का शिकार बनती है? विक्रम इस प्रश्न पर मूक रह गया और इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, जवाब में सुषमा स्वयं बोल उठी, असल में जिस भूत ने ऋतु को परेशान किया है वो इस पेड़ की नहीं बल्कि उस समाज की देन है जो रिवाजों और नियमों के नाम पर सिर्फ हमें जंजीरों में जकड़ना चाहता है। ये भूत उस समाज का है जो हमें आज भी सपने देखना तो दूर, इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकलने तक नहीं देता। ये भूत उस समाज का बनाया हुआ है जो आज भी हमें बोझ समझता है और हमें या तो पैदा होने से पहले मार देता है या फिर पैदा करने के बाद रीति रिवाजों के नाम पर पल पल मारता है। सदियों से समाज का ये भूत हम लड़कियों को ऐसे ही परेशान करता आया है और अगर इसे रोका न गया तो आगे भी करता रहेगा। सुषमा ने अपनी बात जारी रखी, शायद मेरे लिए ये बातें आपसे कहना इसलिए आसान है क्योंकि आप एक अजनबी हैं, और सच तो यही है कि हम गांव की लड़कियों को तो वक्त से पहले बड़ा होना ही पड़ता है, फिर चाहे उसकी कीमत हमें अपने सपने घोंट कर चुकानी पड़े या फिर अपनी रूह घोंट कर। आज ऋतु ने इसी घुटन का विरोध किया है और इल्ज़ाम इस पीपल के पेड़ पर लगा, जबकि असली मुजरिम तो उसके घर वाले हैं और ये समाज है जो उसका साथ देने की बजाय बस उसका तमाशा देखना चाहता है। विक्रम सुषमा की बातों में इस कदर खो गया कि वो कुछ कहने के लिए शब्द टटोल ही नहीं पाया। सुषमा के उठाए गए सवाल जायज़ भी थे और काफ़ी हद तक ठोस बुनियाद भी रखते थे। उसकी बात से स्पष्ट था कि ऋतु आज किसी भूत के वश में नहीं थी, बल्कि वो तो उस क्रोध का प्रदर्शन कर रही थी जो तब उभरा जब ऋतु अपनी रूह की घुटन को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसका भीड़ के आगे चीखना चिल्लाना, वो उसका भीड़ की आंखों में आंखें डालकर देखना और उसका मदमस्त होकर नाचना उसके पागलपन का नहीं, बल्कि ये उसकी उस चुनौती का हिस्सा थे जिसे वो हर उस शख्स को दे रही थी जो उसे रोकना चाहता था। ये विरोध उस समाज और उन लोगों के खिलाफ था जो सिर्फ उसे एक घर से दूसरे घर की दहलीज तक बांधना चाहते थे। वो रुद्र प्रदर्शन ऋतु की उस अदम्य रूह का प्रदर्शन था जो किसी के आगे झुकना नहीं चाहती थी, फिर चाहे सामने समाज खड़ा हो या फिर उसके अपने। विक्रम ऋतु की उन आंखों की कल्पना कर सकता था जिनमें वो आज सुबह कुछ पलों के लिए झांक पाया था, और अब वो उन आंखों के क्रोध का असली अर्थ समझ पाया था। न जाने ऐसे ही कितनी औरतों लड़कियों ने अपनी घुटन का प्रदर्शन पागलों की तरह चीख कर चिल्लाकर सिर्फ इसलिए किया होगा ताकि ये बहरा समाज उन्हें सुन सके, पर उन सब पर चुड़ैल या भूत का साया बताकर इस समाज ने चुप्पी साध ली होगी। विक्रम के जहन को इस सच ने झकझोर दिया, अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो उनकी मदद करना हमारा फर्ज बनता है, और समाज की इन जंजीरों को शिक्षा और सपनों के बल पर तोड़ा जा सकता है। बस हमें ज़रूरत है उस बराबर आज़ादी की जिसे हमारे हिस्से से ये कहकर छीन ली गई कि हम लड़कियां हैं। सुषमा के इस अंतिम वाक्य पर हवा का रुख बदल गया और उसके झोंके और भी तेज हो गए।
पीपल का वो पेड़ भी उन तेज झोंकों में इस कदर सिहर उठा मानो वो उनमें झूम रहा हो। विक्रम सुषमा की बातों से बेहद प्रभावित हो उठा। एक 17 साल की लड़की के पास इस गंभीर विषय की इतनी गहरी जानकारी होना भी अपने आप में एक उपलब्धि थी। शायद वो सही कह रही थी कि लड़कियों को वक्त से पहले बड़ा होना ही पड़ता है ताकि कोई उनका शोषण न कर पाए। विक्रम इस विषय पर सुषमा से और भी ज्यादा बात करना चाहता था, पर रात घिर आई थी और गांव के मौजूदा हालात को देखते हुए सुषमा को घर पहुंचाना उसने ज्यादा जरूरी समझा। विक्रम ने सुषमा को आगाह करने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी एक अनजाने स्वर ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अरे विक्रम! अपना नाम सुनकर विक्रम ने फौरन सुषमा के चेहरे से अपनी नजरें हटाई और सामने की ओर घुमा दी जहां से वो स्वर आया था। विक्रम को सामने खेत के किनारे पर बनी पगडंडी पर प्रकाश खड़ा दिखाई दिया, जो अब अपनी साइकिल से उतर चुका था और एक तक उसे ही ताके जा रहा था। विक्रम का ध्यान अपनी ओर पाकर प्रकाश ऊंचे स्वर में बोल पड़ा, यहां अकेले बैठे क्या कर रहे हो तुम? घर नहीं जाना क्या? विक्रम उसके सवाल पर मुस्कुरा पड़ा और बोला, अकेला कहाँ हूं मैं और सुषमा तो बस। अचानक विक्रम अपने शब्द बीच में ही भूल गया और उसकी आंखें अनचभे में चौड़ी हो गईं। ये क्या? विक्रम ने स्वयं को उस चबूतरे पर अकेला पाया। सुषमा नदारद थी। विक्रम को इस पल यूं लगा कि मानो उसने किसी बिजली के तार पर हाथ रख दिया हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। यह कैसे मुमकिन था? अभी तो कुछ पल पहले तो वो यहीं थी, उसके बगल में, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। क्या जमीन निगल गई उसे या आसमान खा गया? विक्रम फौरन चबूतरे से उठ खड़ा हुआ और हड़बड़ाहट में अपने आसपास घूमते हुए सुषमा के सुराग ढूंढने लगा। पर अफसोस, वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि सुषमा की मौजूदगी के सबूत मिल सके। तेज हवाओं के झोंकों ने विक्रम को झंझोड़ा और उसने मुड़कर पीपल के पेड़ की तरफ देखा, जो उन मदमस्त झोंकों में झूम रहा था, और विक्रम को वो पेड़ उस पर हंसता हुआ सा प्रतीत हुआ। इसी बीच प्रकाश भी विक्रम की तरफ तेज कदमों से बढ़ा चला आया और उसके करीब पहुंचा। विक्रम ने मुड़कर उसका सामना किया। विक्रम के चेहरे पर उड़ती हवाइयां देखकर प्रकाश चिंतित स्वर में पूछ पड़ा, क्या हुआ विक्रम? इतनी बेचैनी से क्या ढूंढ रहे हो? विक्रम समझ नहीं पाया कि वो कैसे अपनी स्थिति को बयां करे। क्या वो यकीन कर पाएगा? विक्रम को डर लगा कि कहीं वो भी ऋतु की भुलभुलैया में उलझकर पागलपन की गहराई में तो नहीं उतर गया। विक्रम ने फिर मुड़कर उस पीपल के पेड़ की तरफ देखा। ये कैसा खेल रच डाला था इस मूक पेड़ ने, जिसमें विक्रम भी ठग लिया गया। क्या कुछ देर पहले यहां बैठी वो लड़की उसकी नजरों का छलावा थी, या फिर उसके अवचेतन मन की कोई शरारत जिसे वो हकीकत मान बैठा? विक्रम के अंतर्मन की हलचल समुद्र की लहरों की तरह उफान भरने लगी और उसे शांत करने का उसे सिर्फ एक ही रास्ता सूझा। विक्रम ने फौरन प्रकाश के कंधों पर अपना हाथ रखा और हड़बड़ाहट भरे शब्दों में बोला, मुझे अभी इसी वक्त ऋतु के घर ले चलो। विक्रम फौरन ऋतु के घर जा पहुंचा, जहां उसकी भेंट ऋतु की मां से हुई। ऋतु अभी भी अस्पताल में ही भर्ती थी और घर के सभी मुख्य सदस्य भी वहीं थे, जिसकी वजह से ऋतु की मां अकेले ही घर की देखभाल कर रही थी। विक्रम ने स्वयं का परिचय एक मनोचिकित्सक के ओहदे से कराया और बिना कोई वक्त जाया किए वो ऋतु की शादी के बारे में पूछ पड़ा, जिस पर ऋतु की मां थोड़ा हिचकिचाई, पर विक्रम ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो ऋतु की मदद कर सकता है। इस पर ऋतु की मां ने असहज होकर बताया कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण ऋतु के पिता उसे जल्द से जल्द ब्याहना चाहते थे, ताकि वो स्वयं को चिंता मुक्त कर सके। रिश्ता अच्छा भी था और दहेज में उनकी कोई मांग भी नहीं थी। हालांकि लड़के की उम्र कुछ ज्यादा थी, पर ऋतु के पिता ने आपसी सहमति के बाद हामी भर दी। ऋतु ने इस शादी का पुरजोर विरोध किया, पर पिता की जिद के आगे उसकी एक न चली। खुद ऋतु की मां भी इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं थी, पर पति ने उसे ये कहकर चुप करा दिया कि उसे दुनियादारी की क्या समझ। 2 महीने बाद ऋतु 18 साल की होने वाली थी, जिसके बाद ही दिसंबर के अंत तक उसकी शादी की तारीख तय करने की बात हो चुकी थी। बस उसी दिन के बाद से ही ऋतु घर के सभी लोगों से उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी थी। ये सब सुनकर विक्रम का माथा फिर ठनका। अगर पीपल के पेड़ पर मिली वो लड़की सिर्फ उसकी नज़रों का या उसके अवचेतन मन का कोई छलावा थी, तो वो बातें कैसे सच हो सकती थी?
जो उसने रितु के बारे में बताई थी उसका कहा गया एक एक शब्द यहाँ सच साबित हो चुका था। अब तो खुद विक्रम भी उस घुटन को महसूस कर सकता था जिसे रितु ने इस घर की चारदीवारी में उस दिन के बाद से पल पल महसूस की होगी। कहाँ जाती वो, किससे कहती वो अपने मन की बात, आखिर कौन सुनता उसे। पर कई सवाल यही नहीं रुके। आखिर पीपल के पेड़ के पास मिली वो लड़की कौन थी और विक्रम क्यों इन सब के बीच घिरा हुआ था। विक्रम को इतना यकीन तो जरूर था कि वो लड़की वो सुषमा नहीं थी जिससे वो सुबह मिला था। सुबह जो लड़की सिर्फ उसके नज़दीक आने भर से ही सहम उठी थी, वो भला शाम को उसका नाम जाने बगैर कैसे उससे बात कर सकती थी। विक्रम रितु के घर से बाहर निकल तो आया, पर उसका उलझा हुआ मन अभी भी उन बातों को दोहराता रहा जो उसने उस शख्स से सुनी थी जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। बेचैन और परेशान विक्रम ने अपने घर जाने का मन बनाया और इन सबको एक बुरा सपना मानकर भुला देने के बारे में सोचा। पर फिर मन में एक बात यकायक गूंज उठी जिसने उसके बढ़ते कदमों को थाम लिया। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो उनकी मदद करना हमारा फर्ज बनता है। न जाने क्यों ये बात रह रहकर उसके मन में गूंजने लगी और वो चाहकर भी इन शब्दों के शोर को दबा नहीं पाया। कभी कभी किसी पहेली को सुलझाने के लिए उसमें खुद को उलझाना पड़ता है। विक्रम को भी लगा कि इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उसे इसमें और उलझना पड़ेगा और उसने अपने कदमों का रुख बदल दिया। अस्पताल का गलियारा रितु के कई परिजनों से भरा हुआ था, जिसमें उसका पिता जगदीश भी शामिल दिखा। पूरा दिन वहां के चिकित्सकों ने रितु पर तरह तरह के कई मेडिकल टेस्ट कर डाले, पर वो उसे होश में लाने में अब तक नाकाम रहे, जिसके कारण सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींची पड़ी थी। इस गमगीन माहौल में जब सब अपनी हिम्मत हार रहे थे, तब एक अजनबी के कदमों की आहट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गलियारे में खड़े कई लोगों की निगाहें सामने की तरफ एक साथ उठ गई, जहां उन्होंने विक्रम को उनकी ओर बढ़ता हुआ पाया। पसीने से तरबतर भीगी हुई विक्रम की शर्ट इस बात का सबूत थी कि वो यहां तक पैदल चलकर आया था। विक्रम ने फौरन वहां के चिकित्सकों से एक पेशेवर मनोचिकित्सक के तौर पर मुलाकात की और उन्हें उन पहलुओं से अवगत कराया जिन्हें रितु के घर वाले छिपा ले गए थे। उसने उन्हें बताया कि रितु जबरन शादी कराए जाने की बात पर डिप्रेशन की शिकार हो गई थी और लंबे समय तक भीषण तनाव में थी। कुछ न कह कर पाने की जद्दोजहद में वो अवसाद के जाल में इस कदर जकड़ गई कि वो नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो गई और अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। उसने उन्हें सलाह दी कि रितु को उन मेडिकल टेस्टों व उन दवाइयों से दूर रखा जाए जो उसे किसी भी प्रकार से शारीरिक व मानसिक तनाव दे सकती है। रितु को केवल एक ही चीज की जरूरत है और वो है आराम। विक्रम की बातों पर फौरन अमल किया गया और उसके अनुसार रितु का इलाज का आरंभ हुआ। अस्पताल से बाहर निकलने से पहले विक्रम रितु के पिता से भी मिला और उसे सबके सामने रितु की इस मानसिक प्रताड़ना के लिए जिम्मेदार ठहराया। आसपास के कई लोग उसके इस आरोप पर तिलमिला उठे और विक्रम से जूझने पर उतारू हो गए, पर विक्रम पीछे नहीं हटा और वहां खड़े रितु के परिजनों से उसने कहा कि रितु अभी नाबालिग है और शादी जैसे गंभीर रिश्ते में बंधने के लिए वो अभी तैयार नहीं है। उसने उन लोगों से विनती करी कि वो रितु को पढ़ने दे और उसे अपने सपनों को हासिल करने का कम से कम एक अवसर तो जरूर दे, और साथ ही साथ ये सख्त हिदायत भी दी कि अगर उसकी बातों को नज़रअंदाज किया गया और रितु पर कोई दबाव बनाया गया तो वो पुलिस की भी मदद ले सकता है, जिसमें अस्पताल का प्रशासन भी उसकी सहायता करेगा। जाते जाते विक्रम ने जगदीश से एक ही बात कही कि दुनिया का हर बच्चा खुद को सबसे ज़्यादा महफूज अपने माता पिता के साथ महसूस करता है, पर तब वो कहा जाए जब उसके माता पिता ही उसके सपनों का, उसकी उस खुशियों का दम घोंटने लगे। जवाब में जगदीश की निगाहें नीचे झुक गई और विक्रम सिर उठाए वहां से रुखसत हुआ, पर इस वादे के साथ कि वो हर पल रितु की स्थिति का जायजा लेता रहेगा। 2 दिन बाद विक्रम का सप्ताह पूरा होने को आया और उसका शहर उसे वापस बुलाने लगा। शहर लौटने की सारी तैयारी करने के बाद न जाने क्यों उसके मन ने एक बार फिर उस पेड़ से मिलने की इच्छा जताई जिसे वो शायद ही ताउम्र भुला पाएगा, और शाम को वो फिर उस पीपल के पेड़ के पास आ खड़ा हुआ जिस पर कोई यकीन करे या न करे, पर विक्रम जानता था कि उस पेड़ ने किसी के जीवन को बचाया है। आज भी वो वृक्ष वैसा ही था जैसा 2 दिन पहले था, कोई बदलाव नहीं आया था उसमें।
पर उसकी वजह से कुछ लोगों के जीवन में बदलाव जरूर आ गया था। विक्रम ने अपनी निगाहों को ऊपर तानकर उस वृक्ष को निहारा, करीब जाकर उसे छुआ और उस पर हाथ रखकर कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करके उसने इस कदर महसूस किया मानो उसकी धड़कनों को सुन रहा हो। शायद विक्रम ने चाहा कि काश कहीं से एक बार फिर किसी की आहट मिल जाए, काश यही किसी कोने से वो साया फिर चला आए जिसने उससे बात की थी। वो साया जो उन सब की खामोशियों को पढ़ सकता था, जो इस पेड़ के नीचे आकर सुकून ढूंढा करते थे। वो साया सिर्फ विक्रम को ही नहीं बल्कि ऋतु को भी जानता था। फर्क सिर्फ इतना था कि ऋतु ने कभी उसे देखा नहीं था। कम से कम ऋतु से बात करने के बाद विक्रम ने तो यही तर्क लगाया। 2 दिन पहले ऋतु के होश में आने के बाद विक्रम उसे अस्पताल में देखने आया था, और हालांकि ऋतु को बीते कुछ घंटों के बारे में कुछ भी याद नहीं था, पर उसने इस बात को ज़रूर स्वीकारा कि वो अपनी शादी की बात को लेकर तनाव में थी और काफ़ी उदास रहने लगी थी। इस पर विक्रम ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा और आश्वासन देते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बारे में मैंने तुम्हारे पिता से बात कर ली है। अब तुम्हें खूब पढ़ना है और उन ख्वाबों को पूरा करना है जो तुमने अपने लिए देखे हैं। कोई भी तुम्हें रोकेगा या टोकेगा नहीं। ये सुनकर ऋतु की आंखें भीग गईं, पर उनमें एक नई उम्मीद भी दिखी, जिसकी चमक उन भीगी पलकों पर ओस बनकर दमकती दिखी। उसके आंसुओं को देख विक्रम ने कहा, जिन्हें चुनौतियां पसंद होती हैं उनकी दोस्ती आंसुओं से नहीं होती। ऋतु को विक्रम की बात पसंद आई और अपने आंसुओं को थामकर एक भीनी मुस्कान अपने होठों पर सजा ली। विक्रम ने उससे विदा ली और कहा, अपना ख्याल रखना ताकि जल्दी ठीक हो सको। अगले महीने होने वाली डांस प्रतियोगिता को तुम्हें ही जीतना है। इतना कहकर विक्रम मुड़ा ही था कि ऋतु के एक सवाल ने उसके बढ़ते कदमों को रोक लिया। ऋतु ने हैरानी भरे स्वर में उससे पूछा, आपको ये डांस वाली बात कैसे पता चली? सवाल सुनकर विक्रम के कदम ठिठक कर रुक गए और चेहरे पर उलझन लिए उसने ऋतु का सामना किया। अब विक्रम ऋतु को कैसे बताए कि ये बात उसे एक ऐसे शख्स से पता चली जिसका अस्तित्व सच्चाई से कोसों दूर था। ऐसे में विक्रम ने जवाब देने के लिए अपने मन को खगाला और शब्दों को तोल मोल कर सुषमा का नाम ले डाला, जिस पर खुशकिस्मती से ऋतु संतुष्ट दिखी। क्या तुम किसी के पेड़ के पास अपनी डांस की प्रैक्टिस भी किया करती थी? जाते जाते विक्रम ने जिज्ञासावश ऋतु से प्रश्न किया। इस पर ऋतु ने झट से कहा, हाँ, वो पीपल वाला पेड़, पर किसी को बताना मत। विक्रम ने मुस्कुराकर आश्वासन दिया, नहीं बताऊंगा, पर तुम वहां क्यों जाती थी? ऋतु ने बड़ी मासूमियत से बताया, घर पर हमेशा कोई ना कोई मेरी प्रैक्टिस को टोक दिया करता था, पर वहां उस पेड़ के पास कोई आता जाता नहीं था। वहां मैंने हमेशा सुकून भरा एकांत पाया। वहां शाम की ठंडी हवाओं के साथ थिरकना, वहां के चबूतरे पर बैठकर सूरज को ढलता हुआ देखना और वहां चहचहाते पक्षियों से अपने मन की बातें करना अच्छा लगता था। वहां कोई भूत वूत नहीं रहता। लोग यूं ही उस पेड़ को बदनाम करते रहते हैं। ये सब सुनकर विक्रम हंस पड़ा। शायद ऋतु सही कह रही हो। वहां कोई भूत वूत नहीं रहता, बस रहती थी वो बातें जो वहां की हवाओं के साथ घुलकर वहीं बस जाती थी। आज फिर विक्रम उस पेड़ के पास ही खड़ा था, लेकिन आज न तो उसे कोई आहट सुनाई दी और न ही कोई साया चलकर उसके पास आया। चबूतरे पर बैठकर विक्रम ने ऋतु की बातों का स्मरण किया और सोच में डूब गया। इन 2 दिनों में कितना कुछ जान चुका था वो ऋतु के बारे में। क्या कोई कल्पना कर सकता था कि कैसे एक मासूम लड़की के सपनों को एक भूतिया कहे जाने वाले पेड़ के नीचे उस वक्त आसरा मिला जब ये जीती जागती दुनिया उन सपनों को कचोटने चली थी। इस चबूतरे पर बैठकर ऋतु ने न जाने अपने कितने सपने बांटे होंगे। थक हार कर उदासी की घुटन में सिसकते हुए न जाने कितनी शामें उसने यहाँ बिताई होगी और आसमान को छूते इन पक्षियों से गुस्से में आकर उसने न जाने कितनी शिकायतें की होगी। तब कौन था यहाँ जिसने उन सिसकियों को महसूस किया होगा? किसने सुना होगा उन शिकायतों को? शायद उन बहती हुई हवाओं ने उसे सुना हो जिनकी धुन पर वो थिरका करती थी, या उन चहचहाते पक्षियों ने जिनसे वो अपने मन की सारी बातें कहा करती थी, या फिर इस पीपल के पेड़ ने उसे सुना हो जिसे ऋतु के सपनों की ही तरह कई साल पहले समाज द्वारा ठुकरा दिया गया था और उस घुटन में घुटते हुए आज भी अकेला और वीरान खड़ा था। क्या इस पेड़ में इतनी ताकत थी कि वो ऋतु की घुटन को समझ पाता? आज विक्रम फिर सवाल लिए इस चबूतरे पर बैठा था, पर अफसोस
जवाब देने कोई नहीं आया। कुछ पल बीता कर विक्रम चबूतरे से उठ खड़ा हुआ और पलटकर पीपल के पेड़ को ताकने लगा, सिर्फ इसी उम्मीद में कि काश वो पेड़ कुछ बोल पाता तो न जाने कितने गुनाहों का गवाह बन जाता। पर अफसोस, वो पेड़ ऐसा कुछ भी नहीं कर सका। देरी होते देख विक्रम ने एक ठंडी सांस भरी और मुड़कर उस पेड़ से दूर चल पड़ा, पर इस इरादे के साथ कि वो इस घटना का उल्लेख अपने आर्टिकल में जरूर करेगा, ताकि जो ऋतु के साथ घटा वो किसी और के साथ ना हो। पीपल का वो पेड़ उसे दूर जाता देख मूक खड़ा रहा और अचानक इतनी जोर से सिहर उठा कि उसके कुछ पत्ते आवाज करते हुए टूटकर जमीन पर बिखर गए। पर विक्रम उसकी इस हरकत से अनजान रहा और बिना मुड़े अपनी राह पर बढ़ता चला गया। ताज्जुब की बात थी कि आसपास हवा का कोई नामो निशान ही नहीं था, पर फिर भी वो कुछ पल सिहरता रहा और अंत में वीरानियत के सायों ने उसे घेर लिया और वो कुछ न कर पाया। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ हमारी यह कहानी समाप्त हो जाती है। मिलते हैं फिर एक नई हॉरर कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।